हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी रूम में आपका स्वागत है। थ्योरी की क्लास में आज हमारी हिस्ट्री की क्लासेस चल रही है। अभी चैप्टर 8 है, ये 6 क्लास की हिस्ट्री है। चैप्टर 8 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। ठीक है बेटा, हमारी थ्योरी की क्लासेस चल रही है, आपको पता है। चैप्टर 8 है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, 6 क्लास की हिस्ट्री है ये। ओके, तो इसमें देखिए हम क्या क्या पढ़ेंगे। लोहे के औजार और खेती, यानी कि वहाँ पे लोग कृषि किस प्रकार के करते थे उस समय के लोग। ओके, फिर हम देखेंगे इसमें आगे क्या है, हमारे गांव में कौन रहते थे, गांव में किस तरह के लोग रहते थे। बेटा यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। देखिए कि ये वेल्लला किसे कहते हैं, उणवार किसे कहते हैं, केडिसियार किसे कहते हैं, ग्राम भोजक को क्या कहा गया था। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो प्लीज ये बिल्कुल आपको लिख लेना है। गृहपति कौन थे, ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी थे जिन्हें गृहपति कहते थे। तो गृहपति कौन थे, कर्मकार कौन थे। तो इस यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है और जरूर ही आता है। तो आप प्लीज नोट्स बनाते चलिए, जैसा कि मैं आपको बोलते आई हूँ पहले से ही कि नोट्स आप बनाते चलिए। अभी भी हमारे पास टाइम है, 2 महीने का टाइम है। 2 महीने का पूरा टाइम तो नहीं है, बट अभी भी टाइम है इतना कि हम नोट्स बना के याद कर सकते हैं। जो बच्चे शुरू से नोट्स बनाते चल रहे हैं वो तो ज्योग्राफी के नोट्स बना चुके होंगे, और हिस्ट्री 6 क्लास की हिस्ट्री भी पूरी होने वाली है तो उसके भी नोट्स बना चुके होंगे। जिन्होंने अभी तक नहीं बनाया है, प्लीज अभी से स्टार्ट करिए नोट्स बनाना आप। देखिए ये उत्तरी काले चमकीले पात्र, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है कि उत्तरी काले चमकीले पात्र क्या होते थे, किस तरह के होते थे, श्रेणी किसे कहा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए क्या है, सूत काटने और बुनने के नियम किसमें थे, तो अर्थशास्त्र में थे। अर्थशास्त्र वही अर्थशास्त्र जो कि क्या था उस समय, जो याद करिए मौर्य काल में किसने लिखा था, कौटिल्य ने, यानी कि चाणक्य ने लिखा था। ओके, अब सूक्ष्म निरीक्षण अमीरा केडू, यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि अमीरा केडू एरिटाइन पात्र, एरिटाइन पात्र क्या था, तो लाल चमकदार बर्तन होते थे जिन्हें एरिटाइन पात्र कहते थे। तो बेटा देखिए क्या है, एरिटाइन पात्र, यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। एम्फोरा जैसे पात्र, अभी जो मैं आपको पीवाईक्यू करा रही थी उसमें एम्फोरा के बारे में क्वेश्चन आया हुआ था। तो इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जाते थे। ठीक है, और दोनों तरफ से देखिए पकड़ने के लिए हत्थे लगे होते थे। साथ ही एरिटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है एरिटाइन पात्र। जितने भी पात्र हैं, जो बर्तन होते थे या फिर सिक्के होते थे, आहत सिक्के किस चीज के बने हुए हैं। इसी चैप्टर में देखिए आहत सिक्के के बारे में यहाँ ऊपर है। आहत सिक्के किस चीज के बने होते थे, चांदी और तांबे के। आहत इसलिए बोला जाता था क्योंकि इसको देखिए आहत करके, यानी कि मतलब कि दबा के इसको कूट कूट के इसको बनाया जाता था, इसलिए इसको क्या बोला गया है, आहत सिक्का बोला गया है। ठीक है, आहत कर बनाए जाने के कारण इसे आहत सिक्का बोला गया है। और किस चीज के बने होते थे, चांदी और तांबे के बने होते थे आहत सिक्के के। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं बेटा, जो अभी मैं चैप्टर में आपको डिटेल से बताऊंगी। तो प्लीज क्वेश्चन आप पूरा वीडियो देखिए, कहीं भी स्किप मत करिएगा, और नोट्स जरूर बनाते चलिए साथ के साथ। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हर दिन नया वीडियो आपके तक पहुंचता रहेगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके, और कमेंट भी जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें आप वीडियो को शेयर करने की। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके जानने वाले हैं, जिनको जरूरत है उनको आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। बेटा ये जो वीडियोस हैं, यानी कि जो एनसीईआरटी की बुक के जो क्वेश्चंस होते हैं या एनसीईआरटी के बुक जो हैं, ये सिर्फ सीटेट के लिए नहीं, आपके कंपटीशन के एग्जाम के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम के क्वेश्चन उठा के देखिए, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है, तो बहुत हेल्पफुल है। और 6 to 8 जो है वो तो बेसिक चीजें हैं, बेसिक क्लियर करने के लिए हमें 6 to 8 पढ़ना पड़ता है। ओके, आप अगर डीएसएसबी के लिए भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो उसके लिए भी जो जनरल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, फर्स्ट पेपर जो आता है उसमें जो जीके आता है, जीके हमारे 6 to 10 से आता है। तो 6 to 8 अभी आप अच्छे से अगर थ्योरी क्लियर कर लेंगे तो 9th और 10th रह जाएगा, वो भी मैं कराऊंगी आगे सीटेट के बाद। तो वो तो आराम से फिर हो जाएगा, तो जीके आपका क्लियर हो जाएगा इससे। ओके, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें वीडियो को। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब क्या है, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। लोहे के औजार और खेती, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि लोहे के औजार कैसे बनने लगे थे। जब ये राजा कर इकट्ठा करने लगा था, कर की परंपरा शुरू हुई थी, उसी समय हमने पढ़ा था कि लोहे के औजार भी बनने लगे थे।
लोहे के औजार बनने लगे थे। हल में जो फाल होता है वो लोहे का बनने लगा था। इससे खेती में, कृषि में वृद्धि हुई थी, कृषि उपज ज्यादा होने लगी थी और बहुत सारी चीजें हैं लोहे के औजार बनने से बहुत सारी चीजों में फायदा हुआ था। देखिए उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हो चुका था। कई बार ये आता है कि उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था, तो 3000 साल पहले शुरू हुआ था। हम महापाषाण कब्रों के बारे में पढ़ चुके हैं पीछे, तो महापाषाण पाषाण कब्रों का वीडियो में डाल चुकी हूँ, चैप्टर 4 में है इसके बारे में। तो महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार कब्रों के अंदर मिला है। बहुत सारे कब्रों के अंदर लोहे के औजार और हथियार मिले हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि उससे महापाषाण काल में लोहे का आविष्कार हो चुका था और लोहे के औजार लोग बनाते थे। ठीक है, चलिए देखते हैं कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम। तो कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या किया गया था? सिंचाई, उस समय लोहे के फाल बनाए जाने लगते थे जिससे कि खेतों की जुताई बहुत अच्छे से होती थी। सिंचाई के लिए नहर, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय का प्रयोग किया जाता था। कि लोगों द्वारा परिश्रम, मतलब बहुत सारी चीजें इसमें थी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है यही कि 3000 साल पहले लोहे का आविष्कार, मतलब लोहे का प्रयोग शुरू हो चुका था। महापाषाण कब्रों में लोहे के अवशेष मिले हैं जिससे हमें पता चलता है कि महापाषाण युग में लोहे के औजार बनाए जाने लगे थे। कृषि के उत्पादन में लोहे का क्या योगदान था? तो कृषि के उत्पादन में क्या हुआ, जो हल्का जो फाल था वो लोहे का बनने लगा, हंसिया बनने लगी, कुल्हाड़ी, सड़सी, ये सब कृषि में प्रयोग होता है। ये सारी चीजें लोहे की बनने लगी जिससे कि आसानी से खेतों की अच्छी कुड़ाई हो जाती थी और कृषि अच्छी होती थी, फसल अच्छी होती थी। अब देखते हैं हम गांव में कौन रहता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, इन चीजों को आप ध्यान से देखें। गांव में कौन रहते थे उस समय? इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्ला, साधारण हलवाओं को उणवार और भूमिहीन मजदूर को कडेसियार और अदमई कहलाते थे। ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा सीटेट में। मैं बार बार आपको हर वीडियो में जो क्वेश्चन चैप्टर से आया हुआ है उसके बारे में जरूर बताती हूँ कि ये क्वेश्चन आ चुका है। ये इसलिए मैं बताती हूँ कि जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन रिपीट हो, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन इस बार भी आ जाए, लेकिन उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत पहले के सीटेट में आया है, 14-15 के टाइम में ये क्वेश्चन आया था। और उसके बाद क्या है, मैं इसलिए आपको बताती हूँ कि कहीं से भी कोई पॉइंट पूछ लिया जाता है। जैसे कि देखिए हम शायद पढ़ते हुए इस चीजों पे ध्यान न दें कि तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? वेल्लला, वेल्लाल। ये क्या होता है कि क्वेश्चन ऐसे आया था कि वेल्लला क्या है? तो बड़े भूस्वामियों को तमिल क्षेत्र में वेल्लाल कहा जाता था। साधारण हलवाहों को उणवार और भूमिहीन मजदूर दास को कैडिसियार और अदमई। भूमिहीन मजदूर को क्या बोला गया था? कैडिसियार, और दास को अदमई बोला गया था। तो ये चीजें आप पॉइंट लिखते जाइए। मैं हमेशा ही बोलती हूँ नोट्स बनाते जाओ, जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे वैसे आप नोट्स बनाते जाइए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा ये। ठीक है, देश के उत्तरी हिस्से में गांव के प्रधान को ग्राम भोजक कहा जाता था। ग्राम भोजक कौन थे? गांव के प्रधान को ग्राम भोजक कहा जाता था। ठीक है, देखिए यहाँ से बहुत सारे पॉइंट बन रहे हैं। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्लला, साधारण हलवाओं को उणवार, भूमिहीन मजदूर को कैडिसियार, दास को अदमई, गांव का प्रधान जो होता था, प्रधान व्यक्ति उसे ग्राम भोजक। तो ये सारे आप अच्छे से याद कर लिए, 5-6 पॉइंट इसमें से बन रहे हैं, इसको अच्छे से आपको याद करना होगा। अक्सर क्या है, एक ही परिवार के लोग इस पद पर, यानी कि गांव का प्रधान जो होता था यानी कि ग्राम भोजक के पद पर होते थे, और इसलिए यह पद क्या होता था? अनुवांशिक होता था। ठीक है, अनुवांशिक पद होता था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर भूस्वामी, बड़ा भूस्वामी, जिसे जमींदार हम बोलते हैं अपनी भाषा में, जो भूस्वामी होते थे यानी कि बड़े जमींदार होते थे, वही ग्राम भोजक के पद पर आते थे। ठीक है, ये न्यायाधीश का भी और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। जो भूस्वामी थे यानी कि जो ग्राम भोजक थे, वो कभी कभी न्यायाधीश और पुलिस का भी काम करते थे। तो ग्राम भोजक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिसे गृहपति कहते थे। याद रखिएगा, स्वतंत्र कृषक को क्या बोला गया था उस समय? गृहपति। मैं जिस चीज पॉइंट पर ज्यादा जोर दे रही हूँ उसे बिल्कुल नोट्स बनाइए, लिखते जाइए, बार बार मैं बोल रही हूँ उसे लिखिए। अब क्या है, उसे स्वतंत्र कृषक को गृहपति कहा जाता था। इसके अतिरिक्त और भी स्त्री पुरुष जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी उन्हें दास और कर्मकार कहते थे। ये भी आ सकता है कि दास और कर्मकार किसे कहते थे? तो वैसे स्त्री पुरुष जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी उन्हें दास और कर्मकार कहते थे।
अब है प्राचीन तमिल रचनाएं। प्राचीन तमिल रचनाएं ये भी आ जाता है कि तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य बोला गया है। संगम साहित्य किसे बोला गया है, सीधा क्वेश्चन आ सकता है। ये तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को क्या बोला गया है, संगम साहित्य। संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया गया था। मदुरै के जो कवि थे उसके सम्मेलनों में इसका संकलन किया गया था। अब चलिए ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि संगम साहित्य के बारे में क्या सत्य है, क्या संगम साहित्य के बारे में क्या सत्य है, या फिर ये संगम साहित्य एक प्राचीनतम साहित्य है। ये ऊपर होगा। फिर उसमें ए में ये आ सकता है कि तमिल के प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य बोला गया है। बी में आ सकता है यही वाला लाइन पूरा कि संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया था। अब ऑप्शन आपका ऐसे आ सकता है कि ए और बी दोनों सही है लेकिन ए की व्याख्या बी नहीं है। ए और बी दोनों सही है लेकिन ए की व्याख्या बी है। ए और बी दोनों गलत है, ए गलत है, बी सही है। इस तरह के आ सकते हैं। तो क्या होगा, ए और बी दोनों सही है लेकिन ए की व्याख्या बी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बेटा। तो इन चीजों पर बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि किसकी व्याख्या क्या है, किसके कारण क्या हुआ है। ठीक है, संगम इसीलिए बोला गया ना कि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इसका संकलन किया जाता था, इसलिए इसे संगम साहित्य कहा गया है। चलिए आगे है, नगर क्या कहती थी कहानियां, यात्रा विवरण, मूर्तिकलाएं और पुरातत्व। मतलब यात्राएं होती थी ये सब। तो चलिए, जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में वलयकूप थे। वलयकूप देखिए, हम पहले हड़प्पा संस्कृति में पढ़ चुके हैं कि उसमें नाले, बहुत ही अच्छे तरीके से नाले बने हुए थे कि ये पानी की निकासी की व्यवस्था हो। लेकिन अब आगे क्या होता था, वलयकूप। वलयकूप ये आता है क्वेश्चन कि वलयकूप कहाँ पे मिला है, तो वलयकूप दिल्ली में मिला है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि वलयकूप कहाँ पे मिला है, तो वलयकूप हमारा कहाँ मिला है, दिल्ली में मिला है। वे वलयकूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते हैं। प्राय ये वलयकूप लोगों के घरों में होते थे। ठीक है, वलयकूप कहाँ पे मिला है, वलयकूप दिल्ली में मिला है। और ये किस में प्रयोग होते थे, गुसलखाने, नाली के कूड़ेदानों में प्रयोग होते थे। चलिए आगे हम देखते हैं आहत सिक्के, जो पिछले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। चलिए इसमें डिटेल से हम ये देखते हैं कि आहत सिक्के क्या है। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु को चपटे गोलिकाओं को बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा जाता था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाते थे। मतलब कुछ चिन्ह जो है वो ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाते थे। आहत का मतलब होता है चोट पहुंचाना या चोट। तो ठप्पे से बनाने का मतलब है कि उसपे चोट पहुंचाया जा रहा है, इसलिए आहत सिक्के कहे जाते थे। अब आहत सिक्कों से जो क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पुराना सिक्का आहत सिक्का था। सबसे पुराने सिक्के जो बनाए गए थे वो आहत सिक्के थे, जो करीब 500 साल चला था। ये किन चीजों के बनाए जाते थे, चांदी और तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत करके बनाया जाता था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आहत सिक्कों के बारे में कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। तो सबसे पुराना सिक्का आहत सिक्का था। ये चांदी और तांबे के चांदी और तांबे जैसे धातु से बनाए जाते थे। इसमें किसी भी चित्र या फिर किसी भी चीज को ठप्पे से मतलब चिन्ह को ठप्पे से बनाया जाता था, इसलिए इसे आहत सिक्का कहा जाता था। या फिर आगे आ सकता है कि सोना, चांदी, तांबा और इन चीजों से बनाया जाता था। तो सोने से नहीं बनाया जाता था, याद रखिएगा, चांदी और तांबे से बनाया जाता था आहत सिक्का। ठीक है, पॉइंट में बताती जा रही हूँ, आप प्लीज नोट करिएगा। अब है नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। जो नगर होते थे वो बहुत सारे गतिविधियों का केंद्र होता था। वहाँ यातायात भी होता था, व्यापार भी, मंदिर भी होते थे, इसलिए उसका भी केंद्र था। देखिए, शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। कहाँ का मंदिर है, ये 2500 साल पहले से ज्यादा समय महत्वपूर्ण नगर रहा है। कहाँ पे, मथुरा। मथुरा एक मंदिर नगर था। इनके चारों ओर क्या होता था, शहर के चारों ओर किलेबंदी थी, इनमें अनेक नगर थे। तो जो मंदिर नगर होता है वहां भी धीरे धीरे क्या होता है, जहाँ पे मंदिर होते हैं वहां पे बस्तियां बसने लगती है। लोग फूल बेचने वाले होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिसमें कि बस्तियां बसने लगती हैं। ठीक है, तो मथुरा किस तरह का नगर था, तो ये मंदिर नगर था। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। याद रखिएगा, मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। लगभग 200 साल पहले, 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की राजधानी थी। कुषाणों की राजधानी कहाँ थी, मथुरा थी, लगभग 2000 साल पहले। चलिए आगे देखते हैं, शिल्प तथा शिल्पकार। पूरा स्तरों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काली चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। यह आ सकता है कि उत्तरी काली चमकीले पात्र कहाँ मिले हैं, तो उत्तरी काली चमकीले पात्र
उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं, इसलिए काले रंग का होता था। यह एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाला तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र होते थे, इसलिए इसे क्या बोला गया है, उत्तरी काले चमकीले पात्र। और ये महाद्वीप के उत्तरी भाग में मिला है, इसलिए उत्तरी काले चमकीले पात्र इन्हें बोला जाता था। ठीक है। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारियों, देखिए ये सब पॉइंट बिल्कुल नोट करते जाइए, इनमें से क्वेश्चन कई बार आ चुका है, आगे भी आ सकता है। अनेक, ये आता है कि संघ क्या है, तो अनेक शिल्पकारी तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाते थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। ठीक है, श्रेणी क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो शिल्पकारी और व्यापारियों के संघ को क्या कहते थे, श्रेणी कहते थे। ठीक है। अब शिल्पकारियों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना था, कच्चा माल, शिल्पकारी जो शिल्प करते हैं, कुछ बनाते हैं, तो उनकी श्रेणियों का, उनके संगठन का काम क्या होगा, प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का विवरण करना। जबकि व्यापारियों की श्रेणियों का काम क्या था, व्यापार का संचालन करना। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा करते थे और जब जरूरत हो तो उन पैसों को निकाल सकते थे। ठीक है, श्रेणियां किस तरह का काम करती थी, बैंकों के रूप में काम करती थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है बेटा कि श्रेणी क्या है, श्रेणी शिल्पकार और व्यापारियों का संघ है। ठीक है, श्रेणियां किस तरह के काम करती थी, श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा रखते थे। अब सूत कातने और बुनने के नियम देख लीजिए, मैं छोटे से छोटे पॉइंट को भी हाईलाइट करके आपको बता रही हूँ। सूत कातने और बुनने के नियम है, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये नियम कहाँ पे मिले हैं, अर्थशास्त्र की बुक में मिले हैं। सूत काटने और बुनने के नियम, ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। ठीक है, बस इतना देखना है आपको। अब सूक्ष्म निरीक्षण क्या है, अमीरा के अरिमा अरिका मेडू, देखिए यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। अरिका मेडू में क्या है, यहाँ पे, यहाँ भूमध्य अरिका मेडू है, ढूंढो जहाँ जो सामान तो उतारे थे, यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम था। तो ये भी आ सकता है कि ईंटों से बना ढांचा कहाँ पे मिला था, तो अरिका मेडू में मिला था, जो संभवतः एक गोदाम था। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं, एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं, इससे पता चलता है कि यहाँ पे अलग अलग जगह से व्यापार होता था, क्योंकि ये क्या है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र जैसे। एम्फोरा क्या है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एक बार, एम्फोरा क्या है, तो एम्फोरा ऐसे बर्तन होता था, मान लीजिए कि ये एक तरह का बर्तन है और दोनों तरफ से इसमें हत्थे लगे होते थे पकड़ने के लिए। ठीक है, देखिए यह शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जाते थे, इसमें दोनों तरफ पकड़ने के लिए हत्थे रखे जाते थे। इसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ लिक्विड रखे जाते थे और दोनों तरफ से इसमें क्या होता था, हत्थे लगे होते थे कि हम दोनों तरफ से उसे पकड़ सकते हैं। साथ ही ये एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। साथ ही यहाँ पे क्या हुआ था, एम्फोरा, ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा कि एम्फोरा क्या है, तो एम्फोरा एक पात्र है जिसमें तरल पदार्थ रखे जाते थे, शराब और तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जाते थे, इसमें दोनों तरफ से हत्थे लगे होते थे पकड़ने के लिए। साथ ही यहाँ पे क्या मिला है, एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। याद रखिएगा, एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। एरेटाइन को भी क्या होता था, ये इटली के एक शहर के नाम पे पड़ा हुआ है। एरेटाइन नाम किस पे पड़ा हुआ है, इटली के एक शहर के नाम पे पड़ा हुआ है, इसलिए इसे एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये लाल चमकदार बर्तन भी बर्तन होते थे। यहाँ पे क्या हुआ है, रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं, यानी कि रोम से भी यहाँ पे व्यापार होता था, इटली से भी यहाँ पे व्यापार होता था और भूमध्य सागर से भी यहाँ पे व्यापार होता था। देख रहे हैं आप, भूमध्य सागर का एम्फोरा, इटली का एरेटाइन और रोमन लैंप, यानी कि इन तीनों जगह से यहाँ पे व्यापार होता था। यहाँ पे छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर बहुत ही छोटा चैप्टर ही कहेंगे हम, क्योंकि तुरंत ही चैप्टर पूरा हो गया। चैप्टर छोटा है, पॉइंट जो भी पॉइंट मैंने लिखवाए हैं, बहुत कम चीजें हैं इसमें जो आपको याद करना है, वो पॉइंट प्लीज बहुत अच्छे से लिखिए, नोट्स बनाइए और फिर उसे याद करिए। हर वीडियो में आपको ये बोल रही हूँ कि अभी आपके पास बहुत टाइम है, जो जो चीजें मैं बता रही हूँ प्लीज उन चीजों को लिखिए, पॉइंट वाइज नोट्स बनाइए, चैप्टर वाइज नोट्स बनाइए और उसे पढ़िए। वीडियो देखिए, आप 2 से 3 बार वीडियो देखिए, उसे पढ़िए और फिर एक बार वीडियो देखिए, तो आपको ये वीडियो बहुत ही इजी लगेगा। ऐसा लगेगा कि सारा तो मेरा मतलब मैं जानती हूँ। तो क्वेश्चन भी किस तरीके से आ सकता है, ये भी मैं आपको बताती चल रही हूँ, जिससे आपको क्वेश्चन देख के भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही घुमा के पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन बहुत कम ही होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो प्लीज जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो, प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। ओके बच्चों, बाय बाय।